हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा और आज से हम लोग रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी की, जिसमें क्या होगा कि हम लोग हर एक दिन बायो का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसको उसी वीडियो में के अंदर खत्म कर देंगे। मतलब आप मान सकते हो वन शॉट, बट उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एनसीईआरटी एक बार रीड करना है, रीड करके फट से खत्म कर देंगे। लिविंग वर्ड है, कम से कम टाइम में खत्म करेंगे, 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे के अंदर। लेकिन ब्रीदिंग वाला चैप्टर है तो उसमें मतलब टोटल आप ये मान के चलो 1 घंटे के अंदर हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आपको पूरा बताया जाएगा किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़नी है और आपके साथ पढ़ा जाएगा। कई बार क्या होता है, आप अकेले पढ़ रहे होते हो तो आपको चीजें समझ में नहीं आती कि किस तरीके से पढ़ूं, लेकिन साथ में कोई और पढ़ने वाला मिल जाता है तो आपको हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे मैं रीड करूंगी और उसके बाद जहां से भी मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ से सवाल पूछा जाता है या फिर यहाँ से सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, मैं हर एक चीज हाईलाइट करके आपको बताऊंगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मेरा लेक्चर खत्म हो एक बार आप और एनसीईआरटी अच्छे से रीड कर लीजिए, खुद से रीड कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। 2-3-4 घंटा जाएगा एक चैप्टर करने में। आपका वो चैप्टर आपकी मुट्ठी में होगा, आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या तो आप वहां से ज्वाइन करके मुझे बता सकते हो, अदरवाइज आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो कि दीदी मेरा ये डाउट है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलो तो देखो, फर्स्ट चैप्टर है अपना लिविंग वर्ड। हम लोग, मैं सोच रही थी कि कोई और चैप्टर उठाऊं, सेल उठाऊं, ह्यूमन फिजिक्स स्टार्ट करूं, लेकिन ठीक है एक लाइन से स्टार्ट करते हैं, पूरा फर्स्ट टू लास्ट तक जाते हैं डायरेक्टली। तो अब देखो क्या होता है, इसमें क्या था, ये अर्नेस्ट मेयर है। यहां से क्या क्या सवाल पूछा गया है और क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो अर्नेस्ट मेयर है, डेट ऑफ बर्थ कितने साल जिए आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 1904 से 2004। डायरेक्टली क्या दिख रहा है, 100 साल जिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्नेस्ट मेयर को द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है, इसको हाईलाइट कर, और जो भी हाईलाइट मैंने किया है उसको आप भी हाईलाइट कर दीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगी। यहाँ ठीक है कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट थी। देखो एनसीईआरटी में हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं वहां पे आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, आप वहां से जाके ले लीजिएगा। अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है, करेक्ट। इसके अलावा इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको 3 अवार्ड से नवाजा गया था। पहला अवार्ड है बाल्जर प्राइज इन 1983, दूसरा है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी और तीसरा है क्रेफोर्ड प्राइज इन 1999। ठीक है, 3 प्राइज इनको मिला, इसीलिए इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। और साथ ही साथ इन्हें डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है अर्नेस्ट मेयर जी को। और उन कितने साल जिए थे, 100 ईयर, 904 टू 2004। खत्म बात। इतने पैरा में सिर्फ इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पहले पूछा जा चुका है। लिविंग वर्ड में इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पढ़ना है या फिर जहां से सवाल आता है। अब आप एक बात देखो, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। इफ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप अपने अगल बगल बहुत सारे वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, आप प्लांट्स को देखते हैं, आप एनिमल्स को देखते हैं, कुत्ता बिल्ली जानवर हर एक चीजों को देखते हैं, करेक्ट। कई बार आप वहां पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। मतलब अब क्या चश्मा लगा के देखोगे, नहीं। माइक्रोस्कोप में बहुत सारी चीजें होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, जो कि आपको माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखते। खैर, तो वहां पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनको आप खुली आंखों से भी नहीं देख सकते, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि इफ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट पॉटेड प्लांट, इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड हो सकता है, आपके पेट्स हो सकते हैं, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सब कुछ हो सकता है। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी योर नेकेड आइड। नंगी आंखों से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको आप देख ही नहीं सकते, बट दे आर ऑल अराउंड यू। हर एक चीज आपके अगल बगल है, लेकिन आपको नहीं पता। कुछ आप देख सकते हो, कुछ आप नहीं देख सकते। इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड, ओवरऑल इसमें यही लिखा गया है, आप एरिया बढ़ाओगे आपको वैसी लिविंग ऑर्गेनिज्म और ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। सिंपल सी चीज है, कोई सवाल ना आया है ना आने वाला है। कौन पूछेगा आपसे, आपके अगल बगल लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं कि नहीं? कौन पूछेगा कुत्ता बिल्ली लिविंग है कि नहीं? यही चीज इसमें लिखी गई है। अब each different kind of plant animal organism that you see represent a species, करेक्ट। आप कोई भी प्लांट देखते हो, कोई भी एनिमल देखते हो, हर एक चीज रिप्रेजेंट करती है एक स्पीशीज को, कि वो एक स्पीशीज है। ठीक है, आपने पोटैटो को देख लिया, वो एक अलग स्पीशीज है। बैगन देख लिया, वो अलग स्पीशीज है। कुत्ता देख लिया, वो अलग है। बिल्ली अलग है, हम लोग अलग स्पीशीज हैं। तो नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन, आज तक जितनी स्पीशीज जिनके बारे में अच्छे से स्टडी कर ली गई है, ठीक है, नोन है, डिस्क्राइब्ड है, उन कितनी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन है। यहाँ से सवाल आ चुका है, ये आप देख सकते हो। और इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जितनी स्पीशीज अभी तक नोन है और डिस्क्राइब की गई है अच्छे से, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और ये कितना नंबर है, 1.7 टू 1.8 मिलियन। और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, हाँ, कि कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है। वी शुड रिमेंबर हियर दैट वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज, कुछ नहीं है। एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। वी नो द प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ ओन एरिया बाय द लोकल नेम्स। दीज लोकल नेम्स वुड, अब देखो इस पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि जैसे मान लो आलू है, आलू को आप यहाँ आलू कहा जा रहा है,
मेरा वीडियो पता नहीं कौन कौन से स्टेट को लोग देख रहे हैं, तो अलग स्टेट में उसी आलू को अलग चीज कहा जाता है, किसी को कहीं पे बटाटा कहा जाता है, बाकी पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उतना तो मुझे भी नहीं पता है। तो ओवरऑल क्या देखा, एक ही चीज है, उसका अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। तो सोचो, जब एक ही कंट्री के इतने सारे स्टेट्स में उसी आलू को अलग अलग बोला जा रहा है, तो किसी और देश में जाओगे तब उसको पता नहीं क्या बोला जाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि लोकल नेम ऐसा है, लोकल नेम अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है और ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो लोकल नेम है वो तो चलो ठीक है, बट हर एक स्पीशीज को, हर एक ऑर्गेनिज्म को उन्होंने एक पर्टिकुलर नाम दिया, जिसको बायोलॉजिकल नाम दिया जाता है, कहा जाता है, और उसी नेम से जो भी एक ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम है उसी से उसको पूरी दुनिया में जाना जाएगा। ये उनका कॉन्सेप्ट था, जिसकी वजह से कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लोकल नेम्स अलग अलग जगह के अलग अलग होते हैं, इवन विद इन ए कंट्री। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी, ये वही लिखा गया कि आप कंफ्यूज होते हो। हेंस देयर इज अ नीड to standardize the naming of living organism that a particular organism is known by the same name all over the world। इसी को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपने नाम दे दिया और उस नाम से वो पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, उसी को नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, वो उसी नाम से पूरी देश दुनिया में जाना जा रहा है, उसी को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर वी नो nomenclature is only possible when the organism is described correctly। we know to what organism, देखो nomenclature कब पॉसिबल होगा, जब उस ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन सही तरीके से दिया गया हो। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया कि नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, कि हम किस ऑर्गेनिज्म से कौन सा नाम अटैच कर रहे हैं। एक तो डिस्क्राइब होना चाहिए उस ऑर्गेनिज्म को करेक्टली, कि करेक्टली डिस्क्राइब किया गया कि इस ऑर्गेनिज्म की ये कैरेक्टर्स है तो इसको ये नाम दिया जाना चाहिए, और साथ ही साथ कौन सा नाम किस ऑर्गेनिज्म को देना है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है नॉमेनक्लेचर के लिए, और ये दोनों चीजें क्या बोलती हैं, इस दोनों चीजों को प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to, this is identification। in order to facilitate the study number of scientists have stabilized, ये कुछ भी नहीं लिखा, आपको नहीं पढ़ना है, यहां से देखिएगा। for plant scientific, देखो मैं जो बोल रही हूँ कुछ भी नहीं पढ़ना, एक बार आप रीड कर लीजिएगा, लेकिन उसमें कुछ है नहीं जहां से सवाल आता है। For plant scientific names are based on agreed principle and criteria। ठीक, जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं, जो भी साइंटिफिक नेम दिया गया, बायोलॉजिकल नाम दिया गया, वो किस पे बेस्ड था, उनका एक क्राइटेरिया है, प्रिंसिपल है जिसपे वो बेस्ड है। ऐसा थोड़े है कि जैसे आपका मेरा नाम रख दिया गया, निधि वर्मा का नाम रख दिया गया तो हवा में मेरा नाम रख दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम रखा गया है वो हवा में रखा गया, ऐसा नहीं है। वो लोग साइंटिस्ट थे, उनके हर एक काम करने के पीछे लॉजिक होता था, तो सबका प्रिंसिपल था, क्राइटेरिया था, विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल। देखो अगर प्लांट की बात करोगे तो जो प्लांट के लिए, प्लांट का नाम रखते टाइम जो क्राइटेरिया और प्रिंसिपल्स थे वो कहां पे प्रोवाइडेड थे, वो प्रोवाइडेड थे आईसीबीएन में, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। लेकिन वहीं पे अगर एनिमल की बात करोगे, एनिमल्स की, तो एनिमल्स का कहां पे प्रोवाइडेड था, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यहां पे प्रोवाइडेड था। ठीक है, तो प्लांट्स के लिए जो क्राइटेरिया और प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट थे उनके साइंटिफिक नेमिंग के टाइम पे, वो सारे कहां पे थे, वो सारे कहां पे लिखे गए थे, आईसीबीएन के अंदर, और जो एनिमल्स के थे वो सारे आईसीजेडएन के अंदर लिखे गए थे। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। साइंटिफिक नेम इंश्योर करता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। अब देखिए, बायोलॉजिकल नेम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम। इस पैराग्राफ से सवाल आता है, इसको इस पैराग्राफ से सवाल आता है, जिसको देख लीजिएगा। यहाँ पे डेफिनेशन से आता है, वो भी देख लीजिएगा। बाकी ये तो आप सबको पता है, आईसीबीएन, आईसीजीएन, मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे किसी से भी ये गलती होने वाली है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, कोई भी बायोलॉजिकल नेम होता है, कोई भी बायोलॉजिकल नेम है, बायोलॉजिकल नेम में दो आता है। ठीक, एक पहला एक होगा जीनस आपका और दूसरा होगा आपका स्पीशीज। एक होगा जीनस, एक होगा स्पीशीज। अब नॉर्मल चीज हम लोग पढ़ लेते हैं ना। तो देखो each name has two component, generic name and specific epithet। this system of providing a name with two component is called binomial nomenclature। ठीक है, और binomial nomenclature किसने दिया था कैरोलस लीनियस ने। इतना समझ में आ गया। जो साइंटिफिक नेम है उसके दो कंपोनेंट है, जीनस और स्पीशीज एपिथेट। और किसमें मेंशन्ड है ये नेम विद टू कंपोनेंट, इसको क्या बोला जाता है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। और ये नेमिंग किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। Being practiced by biologists all over the world, this naming system using a two-word format for founding convenient। सिर्फ इतना ध्यान रखो, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के तहत एक साइंटिफिक नेम का दो कंपोनेंट दिया गया, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट। और ये जो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, उसको दिया था लीनियस ने। अब इसके कुछ
कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। आप जैसे देख लो, एक है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका में जो पहला वर्ड मैंजीफेरा है ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इंडिका है ये आपके स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज, यहां से सवाल आता है, स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। लैटिन वो लैंग्वेज होती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, डेड है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, कोई बोलता भी नहीं है, इसलिए बायोलॉजिकल नेम थे वो जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स मतलब ऐसे, ये जो टेढ़ा टेढ़ा लिखा होता है ना, इसको इटैलिक्स बोलते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन में होते हैं और जब लिखा जाता है तो इटैलिक्स में लिखा जाता है। दे आर, ये तो वही है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। पहला जीनस होता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है। बोथ ऑफ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब हाथ से लिखा जाएगा तो जीनस को अलग अंडरलाइन करोगे और स्पीसीज को जीनस को अलग अंडरलाइन करोगे और स्पीसीज को अलग अंडरलाइन करोगे, है ना। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। अगर हाथ से लिख रहे हो तो अलग अलग अंडरलाइन करोगे, बट अगर प्रिंट है तो प्रिंटेड इटैलिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट आता है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। देखो ये मैंजीफेरा इंडिका लिन लिखा है, ठीक है, एक स्पीशीज है। ये जो जीनस है कैपिटल लेटर में रहेगा इसका फर्स्ट वर्ड, इंडिका तो एज यूजुअल जैसे आप लिखते हैं स्मॉल लेटर में रहेगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा गया कि द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर while the specific epithet start with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. Mangifera indica पहला वर्ड कैपिटल लेटर में है, बाकी स्पीसीज का ऐसा कुछ नहीं, कोई रूल नहीं है, स्पीसीज का स्मॉल लेटर से रहेगा। स्पीसीज को भी कैपिटल लेटर में मत लिखने लगना, पहला वर्ड सिर्फ जीनस का ही कैपिटल लेटर में रहता है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन abbreviated form. Mangifera indica Linn. It indicates that this species was first described by Linnaeus. ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका, और इसके बाद में आप लिखोगे साइंटिस्ट का नाम, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया था बाद में लिखा जाएगा, और कोई इटैलिक्स नहीं, सिंपल जैसा लिखा जाता है उसी तरीके से लिखना है। तो हम लोगों ने जो भी रूल्स पढ़े, साइंटिफिक नेम, जो भी साइंटिफिक नेम थे, बायोलॉजिकल नेम थे, वो आपके लैटिन में होते हैं, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, अलग अलग अंडरलाइन किए जाते हैं जब भी लिखे जाएंगे, लेकिन प्रिंट करने की बारी आएगी तो इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है। पहला वर्ड जीनस का कैपिटल लेटर में होता है और स्पेसिफिक एपिथेट का स्मॉल लेटर में होता है, और जीनस और स्पीसीज के बाद में साइंटिस्ट का नाम लिखा जाता है जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया था। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस। Since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make it this, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको पढ़ पाना, उसकी स्टडी कर पाना अप्रोक्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि क्लासिफिकेशन लेकर गया। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप किया गया। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे उसको अलग अलग कैटेगरी में ग्रुप किया गया, और इसी को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अभी आप आगे और डिटेल में पढ़ोगे क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड, किसी भी चीज को ग्रुप किया जाए, एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे अलग अलग चीजों को अलग अलग कैटेगरी में ग्रुपिंग कर दिया जा रहा है, और इसी को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। फिर आता है कि फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स एंड इंसेक्ट। द मूवमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म वी एसोसिएट। अब इस पैराग्राफ में इन्होंने ये बोला है कि जैसे अलग अलग कैटेगरी में ग्रुप कर दिया गया। हाँ, आप कुत्ते के बारे में दिमाग में सोचोगे तो आपके दिमाग में कुत्ता ही आएगा, बिल्ली तो आएगा नहीं। तो ये पैराग्राफ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको नहीं भी रीड करोगे तो चलेगा, लेकिन एक बार रीड कर लेना, इसमें ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको बताया जाए। चलो ठीक है, मैं आपके साथ रीड करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट, एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट। द मूवमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म, जैसे हमने कुत्ता बोला, पौधा बोला, एनिमल बोला, प्लांट बोला, बी एसोसिएटेड सर्टेन कैरेक्टर, हमने कुछ कैरेक्टर्स अटैच कर दिए। जैसे प्लांट बोल रहे हैं तो उसके हाथ पैर नहीं बोलेंगे, प्लांट बोल रहे हैं तो स्टेम होगा, लीफ होगा, फ्लावर होगा। एनिमल बोल रहे हैं तो हाथ होगा, पैर होगा, अच्छा खासा चल रहा होगा, खुद ही से इधर से उधर जा रहा होगा। कुत्ता बोलेंगे एक उसकी पूंछ होगी टेढ़ी सी, जीभ बाहर होगी, भौंक रहा होगा, है ना। बिल्ली बोलेंगे तो बड़ी बड़ी आंखें करके घूरी, मतलब व्हाटएवर, ठीक है। हम कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं तो उस तरीके से हम लोग रिएक्ट करते हैं, हाँ ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये कोई भी एनिमल है, ये कोई भी प्लांट है। यही चीज उसमें लिखा गया कि ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट। जब भी हम लोग डॉग के बारे में बोला जाएगा कि डॉग के बारे में सोचो, तो हम डॉग के बारे में सोचते हैं, कैट के बारे में नहीं सोचते। नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ एल्सेशियंस, एल्सेशियन जर्मन शेफर्ड का ही जैसा एक ब्रीड होता है, कुत्ता है ये भी, वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सिमिलरली सपोज वी आर टू से मैमल्स,
यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर। जब भी मैमल के बारे में बोला जाएगा तो आप कुछ ऐसे एनिमल के बारे में सोचोगे जिसके एक्सटर्नल ईयर्स होंगे, बॉडी हेयर्स होंगे। लाइक वाइज इन प्लांट्स, इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड विल बी। जब भी हम लोग से बोला जाएगा वीट का प्लांट सोचो, तो वीट का ही प्लांट आएगा। अब आप बोलोगे कि दीदी वीट का प्लांट, वीट बोलने पे भी मेरे दिमाग में वीट का प्लांट नहीं आ रहा, क्योंकि आपने देखा ही नहीं है, तो आपके दिमाग में कैसे आएगा। इट्स ओके, उसमें से कोई सवाल नहीं पूछा जाने वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ से कन्वीनियंट कैटेगरी वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज टैक्सा। जो हम लोग अलग अलग कैटेगरी देखेंगे उन सारी कैटेगरी को टैक्सा बोला जाता है, और इस टैक्सा की डेफिनेशन अभी आगे दी गई है, तो अभी आप परेशान मत होइए, बस आप इतना समझिए कि वो जो कैटेगरी में ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स लेकर के अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, तो उसको टैक्सा बोला गया है। ठीक है, उस अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग टैक्सा बोला जाता है। अब देखो, हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज, इसमें भी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टैक्सा में क्लासिफाइड किया जाता है, और इसी क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसी देखो, जितनी भी डेफिनेशन है इसको एक बार आप देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, कि कैरेक्टर्स के बेसिस पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग टैक्सा में, और इस प्रोसेस को, क्लासिफिकेशन के इस प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी का क्या क्या बेस है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये सारी चीजें होनी चाहिए मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए। इसके बाद यहां से सवाल आ चुका है कि कंपोनेंट क्या है आपका किसका? टैक्सोनॉमी का। टैक्सोनॉमी के कौन कौन से कंपोनेंट? 4। कौन कौन से? कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। यहां से सवाल आ चुका है NCCI। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के बेसिस में ये चारों चीजें ध्यान रखिएगा कि NCCI, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। इसके बाद क्या है? Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with the reference of their own use. इसमें ये लिखा गया है कि ह्यूमन में हमेशा उत्सुकता रही है जानने के लिए कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है, खासकर जब बात कर दी जाए ये तुम्हारे काम की चीज है, तो उन्हें जानना होता है कि ये क्या है। तो इसमें कुछ नहीं लिखा है, आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। ह्यूमन बीइंग वर सिंस, जो देखो जो मैं बोल रही हूँ ना, इसमें कुछ नहीं लिखा है। आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करने से पहले मैंने पहले वो चीज पढ़ी है, ठीक है, तब मैंने बोला, उससे कोई सवाल नहीं आया है। नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक। अब सिस्टमैटिक क्या है? कि सिस्टमैटिक क्या होता है? स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक में हम लोग स्टडी करेंगे किसकी? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, और उन ऑर्गेनिज्म के बीच कौन सा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रहा है उसके बीच की जो स्टडी होती है उसी को सिस्टमैटिक कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ह्यूमन बीइंग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डेरिवेटिव्स, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप। ह्यूमन जो था वो सिर्फ अलग अलग ऑर्गेनिज्म को ही जानने में इंटरेस्टेड नहीं था, बल्कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप था वो उसको भी जानना चाहता था। वही यहाँ पे लिखा गया कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके बीच का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, द सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिनियस ने 2 बुक लिखी थी, सिस्टमा नेचुरी एनिमल्स के बारे में उसने लिखा था, और स्पेसीज प्लांटेरम जिसमें प्लांट के बारे में लिखा गया था, वो चीज यहाँ पे लिखा गया है। सिस्टमैटिक के कौन कौन से कंपोनेंट है? 3। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। इसको याद रखिएगा। सिस्टमैटिक के जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, और इसी के साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। इसके बाद आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। देखो थोड़ा आपको ये चैप्टर बोर करेगा, लेकिन अभी तक जो भी आपने पढ़ा, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स, ठीक है, इन सारी चीजों की डेफिनेशन याद कर लो, और बायोडाइवर्सिटी कितना था, बाकी जो रूल्स दिए गए थे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के, उसको देख लो। इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाने वाला। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं होता, बट इन्वॉल्व्स ए हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप, देखो क्लासिफिकेशन में कई सारे स्टेप्स होते हैं और हर एक स्टेप रिप्रेजेंट करता है अलग अलग कैटेगरी, और ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यहाँ पे ये लिखा गया है कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं होता, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और जो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो अलग अलग कैटेगरी है इसी को टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी कहते हैं। और जब सारे कैटेगरी को मिला दिया जाता है तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की बन जाता है, उसी को टैक्सोनॉमिकल
हायरार्की बोलते हैं। ईच कैटेगरी को एक यूनिट कहा जाता है। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? टैक्सॉन होता है। ईच कैटेगरी रिफर्ड टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। ठीक है, उसी को टैक्सॉन बोला जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये देख लो कि ईच रैंक और टैक्सॉन रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सॉन क्या होता है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद क्या आता है? इसमें भी कुछ भी नहीं है। स्पीशीज, यहां से एक बार आप देख लो टैक्सोनॉमिक। स्पीशीज में क्या है? स्पीशीज बेस्ड होती है किस पे? अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे, तब आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो ये स्पीशीज, ये दूसरी स्पीशीज है, ये दूसरी स्पीशीज है। यहाँ पे ये लिखा गया है, लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम टुबरेसम, पोटैटो। ठीक है ये सारी स्पीशीज का नाम लिया गया। ऑल द थ्री नेम, मैंजीफेरा इंडिका हो, सोलेनम टुबरेसम हो, पैंथेरा लियो हो, ऑल द थ्री नेम्स इंडिका टुबरेसम एंड रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। जो भी लास्ट वाले नाम आए, कौन से? टुबरेसम आ गया, ठीक है, लियो आ गया, इंडिका आ गया, ये सारे स्पेसिफिक एपिथेट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद क्या लिखा गया कि ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। एक जीनस में एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, ये तो नॉर्मल है, जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे पैंथेरा ल्यू है वो अलग है, पैंथेरा टाइग्रिस है वो अलग है, पैंथेरा पैरडस है, तीनों ऑर्गेनिज्म अलग अलग है, बट तीनों का जीनस क्या है? पैंथेरा है। मतलब एक ही जीनस है बट उसके कई सारे स्पीशीज हैं, और जो कई सारे स्पीशीज हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीनस, एक जीनस के कई सारे स्पीशीज किसके बेसिस पे है? मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी कहीं ना कहीं देखने को उनको मिली होगी जीनस में, इसलिए वो स्पीशीज में, इसलिए उन्होंने सारे स्पीशीज को एक पर्टिकुलर जीनस में रख दिया। यही चीज इसमें लिखा गया है कि जीनस में क्या है? जीनस कंप्राइजेस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। एक जीनस में कई सारे स्पीशीज हो सकते हैं, बशर्ते उनमें कौन से डिफरेंसेस हैं, सिमिलरिटी के बेसिस पे उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है। जैसे अगर सिमिलर स्पीशीज हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स उनको देखने को मिल रहा है तो उसको एक जीनस में रख देंगे। बाकी अगर उतने सिमिलर कैरेक्टर्स नहीं है तो उसको एक अलग जीनस में रख देंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि लॉयन, पैंथेरा, लियो। ठीक है, पैंथेरा सिंगल जीनस है, पैंथेरा सिंगल जीनस है, उसके 3 स्पीशीज बताए हैं। कौन कौन से? लियो, पैरडस और टाइग्रिस, 3 स्पीशीज उन्होंने बताए। साथ ही साथ आप ये देखो कि पोटैटो हो या ब्रिंजल हो, पोटैटो या ब्रिंजल, स्पीशीज दोनों की अलग अलग है लेकिन जीनस दोनों की सेम है। कौन सा जीनस है? जीनस है सोलेनम। और वहीं पे फैलिस एक अलग जीनस है, फैलिस के अंदर आता है कैट, फैलिस के अंदर आता है कैट। फैलिस किसकी जीनस है? फैलिस जीनस है कैट्स का। और फैमिली में देख लो, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा विच विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी। फैमिली में सिमिलरिटीज और कम हो गई। अब इसके बाद क्या देखने को मिला? फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ये याद रखिएगा कि जो फैमिली है, फैमिली का बेस क्या है फैमिली में रखने का, कि फैमिली में क्या लिया जाता है? कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी लिया जा रहा है, रिप्रोडक्टिव फीचर्स को भी लिया जा रहा है। अब आप देखो ये जो इसमें लिखा गया है ना, आप ये सिर्फ अंडरलाइन वाली चीजों को पढ़ लेना, बाकी मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है। जीनस सोलेनम, पेट्यूनिया और धतूरा, तीनों का एक ही फैमिली है, फैमिली का नाम है सोलेनेसी। ठीक है, यहां से सवाल बनता है कि सोलेनम, पेट्यूनिया, धतूरा, एक बदल देगा, यहीं से सवाल बनता है। सोलेनम, पेट्यूनिया और धतूरा, ये तीनों जीनस के नाम है, तीनों की फैमिली कौन सी है? सोलेनेसी। साथ ही साथ पैंथेरा और फैलिस दोनों का फैलिडी में आता है। फैलिस वही कैट वाली फैमिली, ठीक है, कैट वाला जीनस, तो फैलिस भी फैलिडी में आएगा, पैंथेरा भी फैलिडी में आएगा। इसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या है कि ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी इज द असेंबलीज ऑफ फैमिलीज विच एक्सिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। देखो जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे ना, कैरेक्टर्स कम होते चले जाते, सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते चले जाते हैं, है ना। तो ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी इज द असेंबल ऑफ फैमिलीज। अब इसमें आप ये देख लो कि द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जनरा। ठीक है, सिमिलर कैरेक्टर्स कम हो गए। अब देखो फैमिली कॉन्वोलिएसी और सोलेनेसी, इन दोनों का ऑर्डर क्या है? पॉलीमोनियल्स, दोनों का ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स। और वहीं पे अगर फैलिडी और कैनेडी ले लो तो इन दोनों का भी ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। और प्लांट किसके ऊपर, किसके बेस पे होता है ऑर्डर रखते हो आप? बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली लाइक फैलिडी एंड कैनेडी। यही चीज यहाँ पे लिखा गया। क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा, ये लिखा है प्राइमेटा और कार्निवोरा। प्राइमेटा और कार्निवोरा इन दोनों को एक ही क्लास में रखा गया, क्लास का नाम है मैमेलिया। ठीक है, प्राइमेटा हो या कार्निवोरा, एक बार आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। प्राइमेटा, कार्निवोरा मैमेलिया के अंदर आता है। बाकी फाइलम, फाइलम में क्या है? क्लास कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियन, सारे क्लासेस लिखा है। फिशेज का क्लास अलग है, एम्फीबियन अलग है, रेप्टाइल्स, बर्ड, ठीक है, अलोंग विद मैमल्स कंस्टिट्यूट द हायर कैटेगरी। इन सारी चीजों को जब हायर कैटेगरी फाइलम में रखा गया तो क्या बेस था इनका? ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक, सब सारे ये जितनी भी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी ना, फिश पढ़ा है, एम्फीबिया पढ़ा, रेप्टाइल पढ़ा या बर्ड पढ़ा, सब में कौन सी चीज सिमिलर है? सब में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, सब में डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम देखने को मिल रहा है, और इसलिए सबको एक फाइलम में रखा गया। फाइलम का नाम है कॉर्डेटा। हम लोग एनिमल किंगडम में कितने सारे फाइलम पढ़ते हैं, वही चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए। फिर इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस
with a few similar characters are assigned to a higher category called division. फाइलम एनिमल्स की बात करेंगे तो फाइलम बोलेंगे, प्लांट की बात करेंगे तो डिवीजन बोलेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। फिर आता है किंगडम। किंगडम उस एकदम हायर कैटेगरी है, लेस सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, मोर सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं स्पीशीज में। जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं। सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स कॉमन स्पीशीज में होते हैं, सबसे कम होते हैं कहाँ पे? किंगडम के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब भी असेंडिंग ऑर्डर पूछ ले तो आप इतना समझ लीजिए असेंडिंग ऑर्डर ये होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ ले तो डिसेंडिंग ऑर्डर ये होता है। सबसे स्पीशीज एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेगा, बट किंगडम के अंदर एक ही एनिमलिया के अंदर पता नहीं कितने स्पीशीज आप पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे सिर्फ एक है, तो इसलिए इसको असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है, नीचे से ऊपर। यही चीज यहाँ पे लिखा गया कि हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। कॉमन कैरेक्टर तो डिक्रीज होते चले जाते हैं। लोअर द टैक्सा, स्पीशीज जितना स्पीशीज में सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर है, फिर जीनस में, फिर फैमिली में, फिर ऑर्डर में, फिर क्लास में, फिर फाइलम में और डिवीजन में कॉमन कैरेक्टर्स होते ही नहीं है। ठीक है, लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टर्स दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। ये चीज यहाँ पे लिखा गया। बाकी चैप्टर कंप्लीट है, बस आप ये चीज एक बार देख लीजिएगा। आधे घंटे का वीडियो बनेगा आपका, टोटल आधे घंटे में आपका पूरा लिविंग वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म एट द अदर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब देखो 4 दिया गया है, हर साल सवाल पूछा जाता है टेबल से। मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, व्हीट। ठीक है, एक सिंपल सी चीज जो जो याद कर सकते हो, होमोसेपियंस, म्यूस्का डोमेस्टिका, मैजिफेरा इंडिकम, इंडिका, ट्राइटिकम, एस्टिवम। ठीक है, मेरे साथ बोलो। मैन का क्या है? होमोसेपियंस। ठीक है, हाउस फ्लाई का क्या है? म्यूस्का डोमेस्टिका, मैंगो का क्या है? मैजिफेरा इंडिका, व्हीट का क्या है? ट्राइटिकम, एस्टिवम। जीनस में कोई दिक्कत नहीं है, पहला वर्ड उठा के रख लो, म्यूस्का, होमो, मैजिफेरा, ट्राइटिकम, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली में देखो, ह्यूमेनाइडी, होमेनाइडी, होमो से होमेनाइडी, म्यूस्काइडी, म्यूस्का, मुस्का, जो भी हो, म्यूस्काइडी। ठीक है, मैंजीफेरा का एनाकार्डिएसी, ट्राइटिकम का पोएसी। यहीं पे आपको कंफ्यूजन होगा, मैंजीफेरा का एनाकार्डिएसी, ट्राइटिकम का पोएसी। अब देखो एनाकार्डिएसी, अब आएगा ऑर्डर। मैन का ऑर्डर है प्राइमेटा, हाउस फ्लाई का ऑर्डर है डिप्टेरा और मैंगो का ऑर्डर है सैपेंडेल्स और व्हीट का ऑर्डर है पोएल्स, पोएसी, पोएल्स। तो इसमें तो दिक्कत नहीं है, सिर्फ मैंगो का याद रखना। मैंगो का क्या है? एनाकार्डिएसी है फैमिली और सैपेंडेल्स से इसका ऑर्डर। इसके बाद आएगा क्लास। मैन मैमलिया, हाउस फ्लाई इंसेक्टा। मैंगो एक आम आप खाते हो तो उसकी 2 गुठली निकल जाती है 2 पार्ट में, तो उसको क्या? डाइकोटिलिडनस। व्हीट का क्या है? मोनोकोटिलिडनस। फाइलम की बात करोगे तो मैन का है कॉर्डेटा, हाउस फ्लाई का है आर्थ्रोपोडा, मैंगो का है एंजियोस्पर्मी और व्हीट का है, व्हीट भी आता है आपके एंजियोस्पर्मी में। ठीक है, तो बाकी आई होप आपको चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इस चैप्टर में अगर आपको उतना इंटरेस्ट नहीं भी आया हो तो इसके बाद के जितने भी चैप्टर्स आएंगे वो सारे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे और आपके सारे सवाल बनेंगे। बशर्ते एक बार आप यहाँ पे पढ़ लो, इसका एनसीईआरटी एक बार खुद से रीड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत फास्ट चलेगा। उसके बाद एक बार एनसीईआरटी आपका पढ़ना बनता है। ठीक है, तो एक बार अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में लिख कर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।